Hello students, welcome to lecture 2 of the chapter Matter in Our Surroundings. So let's start. So here we would be discussing about the change in state of matter. पिछली वाली lecture 1 में हमने पढ़ा था कि कौन कौन सी states होती हैं जिनमें matter exist करते हैं. तो यहाँ हम पढ़ेंगे कि matter जो है वो अपनी state को change कर सकता है कि नहीं. तो matter जो है वो जो भी states उसकी होती हैं solid, liquid and gas उसे easily change कर सकता है by two methods. एक तो होगा by the application of temperature या दूसरा होगा प्रेशर. तो अभी हम यहाँ पढ़ेंगे कि चेंज ऑफ टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है ऑन चेंज ऑफ द स्टेट ऑफ मैटर. तो अगर यहाँ हम देखें तो सॉलिड स्टेट जो है वो लिक्विड स्टेट में इजीली कन्वर्ट हो जाता है बाय अप्लाइंग हीट. हाई टेम्परेचर अप्लाई करने पे सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है. अगर हमें लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करना है मैटर को तो उसके लिए भी हम हीट प्रोवाइड करेंगे. All these reactions are reversible. As you can see, there are two arrows. Now, the gaseous state can be converted into liquid state by low temperature. अगर हम गैस को बहुत कम तापमान पे ठंडा करते हैं तो उससे गैसेस से लिक्विड बन जाएगा और लिक्विड को अगर ठंडा करेंगे तो उससे सॉलिड स्टेट में वो कन्वर्ट हो जाएगा. So नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि फ्यूजन क्या होता है या लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है. तो सबसे पहले हम फ्यूजन समझते हैं. फ्यूजन होता है चेंज इन स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड. तो अगर कोई भी चीज सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्ट होती है तो उसे हम फ्यूजन बोलते हैं. अगर हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की बात करें तो लेटेंट का मतलब होता है हिडन. तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होती है द अमाउंट ऑफ एनर्जी जो भी रिक्वायर्ड होगी टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड. तो 1 kg ऑफ सॉलिड को अगर हम लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए जितनी भी हीट रिक्वायर्ड है उसे हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि टेम्परेचर का इफेक्ट जो है वो कैसे होता है. तो अगर हम ये एक्टिविटी देखें तो इसमें आप नोट करोगे एक बीकर में हमने आइस ली हुई है. तो अगर आइस को आप गर्म करते हो, बर्नर की हेल्प से हम उसे गर्म कर रहे हैं, उसे हाई टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं. तो जब भी हम आइस को जो कि सॉलिड स्टेट में है उसे अगर हीट प्रोवाइड करेंगे तो वो लिक्विड स्टेट में यानी वाटर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी. अब क्या होगा, आप ये नोट करोगे कि देयर वुड बी नो चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ वाटर और आइस. अब ये जो चेंज है ये किस वजह से नहीं हो रहा है, तो इसीलिए हमने लेटेंट टर्म यूज करी थी. क्या होता है कि जब भी कोई मैटर स्टेट चेंज करता है तो वो हीट जो भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो हीट वो स्टेट को कन्वर्ट करने में यूटिलाइज कर देता है, टेम्परेचर बढ़ाने में नहीं. तो इसीलिए आइस से जब वाटर बनेगा तो टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर वुड रिमेन द सेम. नेक्स्ट, व्हाट इज द टर्म मेल्टिंग पॉइंट. मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, तो जो भी टेम्परेचर जिस पे एक सॉलिड मेल्ट होना शुरू हो जाए टू बिकम अ लिक्विड उसे हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट. फॉर एग्जाम्पल आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है 273.16 केल्विन. अगर हम केल्विन की बात करें तो केल्विन SI यूनिट होती है टेम्परेचर की एंड 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273.16 केल्विन. एक चीज आप नोट करोगे कि 0 डिग्री सेल्सियस जो है वो मेल्टिंग पॉइंट है आइस का, यानी आइस जो है 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर में कन्वर्ट हो जाती है. फॉर आवर कन्वीनियंस हम क्या करते हैं कि केल्विन की जो ये वैल्यू है दैट इज 273.16 केल्विन, उसे हम कन्वर्ट कर देते हैं, उसे हम नॉर्मल वे में लिख देते हैं 273 केल्विन. तो दोनों करेक्ट माने जाएंगे. नेक्स्ट, व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट या लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है. तो बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो ये टेम्परेचर है जिस पे कोई भी लिक्विड बॉइल होना स्टार्ट हो जाए. जैसे कि वाटर के लिए बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस और 373 केल्विन. नेक्स्ट, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की बात करें तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है जो भी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है हमें टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड. तो अगर हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की बात करें तो आप ये चीज नोट करोगे कि ये होता है अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड टू
गैस, वेपर्स की फॉर्म में अगर हम उन्हें कन्वर्ट करेंगे तो वो होगा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। नाउ हम पढ़ेंगे कि प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है स्टेट्स को चेंज करने में। तो सॉलिड्स को हम लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय डिक्रीजिंग प्रेशर। हमने लास्ट लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि सॉलिड्स जो होते हैं उनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत कम होता है, लेकिन लिक्विड्स में स्पेस ज्यादा होता है। गैसेस में लिक्विड्स के भी कंपैरिजन में ज्यादा पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। तो अगर हम प्रेशर डिक्रीज करेंगे, यानी पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज करेंगे, तो उसकी वजह से सॉलिड्स को हम इजीली लिक्विड में या लिक्विड को इजीली गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिमिलरली ये प्रोसेस भी रिवर्सिबल होगी, यानी गैस को हम लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग प्रेशर, एंड लिक्विड कुड बी कन्वर्टेड इनटू सॉलिड बाय इंक्रीजिंग प्रेशर। तो इसी से रिलेटेड हमें एक एग्जाम्पल पढ़ना है जिसे हम ड्राई आइस बोलते हैं। ड्राई आइस इज नॉर्मली नोन एज सॉलिड CO2 और सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को अगर आप बहुत हाई प्रेशर दोगे, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक गैस है, अगर हम उसे बहुत हाई प्रेशर देंगे तो वो डायरेक्टली सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड दिस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज ड्राई आइस। नाउ ये जो भी स्टेट्स का इंटर कन्वर्जन है, इसके लिए कुछ स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी यूज होती है। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने पढ़ा कि सॉलिड से लिक्विड बनाने की प्रोसेस को हम फ्यूजन बोलते हैं। अब इसके अलावा हम और टर्म्स भी पढ़ेंगे, जैसे अगर हम लिक्विड से वापस कोई सॉलिड बनाते हैं देन इट इज नोन एज सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस। अगर लिक्विड से गैस बनती है तो दैट इज वेपराइजेशन प्रोसेस, यानी कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू गैस। गैस टू लिक्विड बनेगा तो उसे बोलेंगे कंडेंसेशन प्रोसेस। नाउ इफ वी आर कन्वर्टिंग सॉलिड इनटू गैस और गैस इनटू सॉलिड, बोथ द प्रोसेसेस आर नोन एज सब्लिमेशन। सब्लिमेशन काफी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, जैसे आप कैम्फर में देखोगे जिसे नॉर्मली कपूर बोलते हैं, उसके अंदर क्या होता है कि जब भी हम उसे बर्न करते हैं तो सॉलिड स्टेट वाला कैम्फर डायरेक्टली गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। देयर इज नो इंटरवीनिंग लिक्विड स्टेट। तो डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू गैस इज नोन एज सब्लिमेशन। नाउ लास्ट टॉपिक जो इस प्रेजेंटेशन का है दैट इज इवेपोरेशन। अब इवेपोरेशन क्या होता है? तो इवेपोरेशन एक फिनोमिनन होता है जिसमें लिक्विड जो है डायरेक्टली गैस में या वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है एट एनी टेम्परेचर विच इज बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट से कम तापमान पे लिक्विड का डायरेक्ट कन्वर्जन इनटू गैस इज नोन एज इवेपोरेशन। अगर हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स लें तो एक एग्जाम्पल है, जैसे कि अगर हम वाटर एक ग्लास में पड़ा हुआ है, उस वाटर को अगर हम अनकवर्ड छोड़ दें काफी टाइम तक, तो वो वाटर जो है वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा और कुछ टाइम बाद आपको वहां वाटर नहीं दिखेगा, वाटर विल कंप्लीटली इवेपोरेट। दूसरा एग्जाम्पल है वेट क्लोथ्स ड्राई अप। तो जो भी हमारे गीले कपड़े होते हैं आफ्टर वॉशिंग, जब भी हम उन्हें वायर वगैरह के ऊपर हैंग करते हैं तो उसके बाद क्लोथ्स जो हैं इजीली ड्राई अप हो जाते हैं। किस वजह से? क्योंकि जो भी लिक्विड, जो भी वाटर उनके ऊपर था, वो वाटर डायरेक्टली कन्वर्ट हो गया है इनटू वेपर्स। ना कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन जिन पे डिपेंड करता है? तो देयर आर टोटल 4 फैक्टर्स ऑन विच इवेपोरेशन डिपेंड्स, लाइक सरफेस एरिया, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड स्पीड। अगर हम सरफेस एरिया की बात करें तो सरफेस एरिया इंक्रीज करने पे रेट ऑफ इवेपोरेशन भी इंक्रीज होता है, क्योंकि हम एरिया बढ़ा रहे हैं जहां से वाटर मॉलिक्यूल्स इजीली वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जब भी हम क्लोथ्स को ड्राइंग अप के लिए रखते हैं, बाहर रखते हैं सूखने के लिए, तो क्या होता है कि हम उन्हें स्प्रेड कर देते हैं। उनके सरफेस को स्प्रेड करने से क्या होता है, सरफेस एरिया हम बढ़ा रहे हैं जिसकी वजह से इवेपोरेशन इंक्रीज होगा। नेक्स्ट फैक्टर इज टेम्परेचर। टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो अभी पीछे वाली एक्टिविटी में भी हमने बताया कि आइस कैन बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड एंड दिस वाटर कैन अगेन बी कन्वर्टेड इनटू वेपर्स बाय increasing temperature. So with increase in temperature, more number of particles get enough kinetic energy. Kinetic energy हमने लेक्चर 1 में पढ़ा था कि वो एनर्जी जो मोशन की वजह से क्रिएट होती है। तो
जब भी टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं पार्टिकल्स के बीच की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट इज ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी होता है जो भी अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स हैं एटमॉस्फेयर में, एयर में, उसे ह्यूमिडिटी बोलते हैं। अब क्या होता है कि हमारा एटमॉस्फेयर या एयर जो होती है कुछ लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स ही होल्ड कर सकती है। तो अगर वो वाटर वेपर्स जो हैं कम है अभी, यानी अभी और भी वाटर वेपर्स एकोमोडेट करने की पावर है एयर के अंदर, तो क्या होगा, इवेपोरेशन इंक्रीज होगी, क्योंकि ह्यूमिडिटी हाई होने पे इवेपोरेशन डिक्रीज होती है एंड ह्यूमिडिटी कम होने पे इवेपोरेशन इंक्रीज होती है ना। नेक्स्ट फैक्टर इज विंड स्पीड। अगर हम विंड स्पीड की बात करें तो विंड होती है फ्लोइंग एयर, तो जब भी एयर फ्लो करती है उसकी वजह से इवेपोरेशन इंक्रीज होता है, क्योंकि वो क्या कर रही है कि उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के वाटर वेपर्स को जो पहले से एग्जिस्टिंग है एयर के अंदर उन्हें मूव करवा रही है, उन्हें किसी और जगह पे लेके जा रही है। तो क्या होगा, विद इंक्रीज इन विंड स्पीड द नंबर ऑफ वाटर वेपर्स वुड ऑल्सो move away with the wind, and this will decrease the amount of water vapors in the surrounding and thus increase evaporation. Now the last topic is how does evaporation cause cooling. अभी क्या होता है कि प्लांट्स जो हैं वो इस प्रोसेस का काफी यूज करते हैं। प्लांट्स क्या करते हैं, अपनी लीव्स से वाटर को इवेपोरेट करवाते रहते हैं बाय अ प्रोसेस नोन एज ट्रांसपीरेशन, जिसकी वजह से उनका लीफ सरफेस का टेम्परेचर बढ़ता नहीं है। लीफ सरफेस जो है वो कूलिंग इफेक्ट शो करते हैं। तो कूलिंग इफेक्ट आता कैसे है, तो जो भी लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम द सराउंडिंग, और उस एनर्जी को क्या करते हैं, उस एनर्जी की एब्जॉर्प्शन की वजह से सराउंडिंग्स जो हैं वो कूल हो जाती हैं। ठीक है, क्योंकि जो भी उनके अंदर की हीट एनर्जी थी उन्हें एब्जॉर्ब करके लिक्विड गॉट कन्वर्टेड इनटू वेपर्स। ठीक है, तो इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे अगर हम नेल पॉलिश रिमूवर की बात करें या एसीटोन की बात करें, जब भी उसे हम अपने पाम पे रखेंगे तो वो क्या करेगा, उसकी वजह से हमें कूलिंग इफेक्ट मिलेगा। कैसे, क्योंकि एसीटोन जो है उसने हमारे पाम की जो भी हीट है, एनर्जी है, उसे ले लिया और कन्वर्ट हो गया इनटू गैस। नेक्स्ट इज वी स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ और ओपन ग्राउंड। इस स्प्रिंकलिंग की वजह से क्या होता है कि जो भी वाटर होगा जब भी वो इवेपोरेट होगा तो वो उस पर्टिकुलर रूफ से या ग्राउंड सरफेस से हीट को लेके इवेपोरेट होगा, जिसकी वजह से कूलिंग इफेक्ट आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर। अब कॉटन के कपड़े ही क्यों पहनते हैं हम गर्मियों में, तो उसका रीजन होता है कि जब भी गर्मियों में स्वेटिंग होगी तो कॉटन इज अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर या लिक्विड, कोई भी लिक्विड हो उसका गुड एब्जॉर्बर होता है। तो कॉटन इजीली उस स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेगा और हमारी बॉडी की जितनी भी हीट होगी उस हीट को लेके इवेपोरेट हो जाएगा, तो उसकी वजह से हमें कूलिंग इफेक्ट मिलेगा। लास्ट एग्जाम्पल इज वाटर ड्रॉपलेट्स, जो भी आउटर सरफेस पे ग्लास के आते हैं, आइस कोल्ड वाटर के, वो किस वजह से आते हैं, तो आइस कोल्ड वाटर जो है उसके अंदर काफी एनर्जी स्टोर्ड है। तो क्या होगा कि आइस कोल्ड वाटर जो होगा उसके कुछ पार्टिकल्स जो हैं एनर्जी ले लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे और कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू लिक्विड स्टेट, दैट इज वाटर ड्रॉपलेट्स। तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स आपको इजीली ग्लास के आउटर सरफेस पे दिखेंगी। सो ये था जो अभी हमने मैटर इन आवर सराउंडिंग वाला चैप्टर एंड किया है। So I would be ending this lecture with a quote given by Thomas A. Edison, which says that our greatest weakness lies in giving up. The most certain way to succeed is always to try just one more time. तो इसी के साथ हम ये वीडियो लेक्चर एंड करते हैं। Stay tuned. Goodbye.